में हम बात करेंगे गोनियोमीटर की। तो इस वीडियो में हम जानेंगे जो गोनियोमीटर क्या होता है, गोनियोमीटर का यूज हम क्यों करते हैं, इसका पर्पस क्या होता है, तो ये सब हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि हम समझा सके गोनियोमीटर को। जो गोनियोमीटर क्या होता है, तो ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है फिजियोथेरेपी जो करते हैं या फिजियो स्टूडेंट्स है, बीपीटी स्टूडेंट्स है, उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। या तो आप गोनियोमीटर का यूज करते हैं, उसका तरीका क्या होता है, ये सब की बात हम करेंगे। तो यहाँ पे हम ज्वाइंट क्या है गोनियोमीटर, तो गोनियोमीटर क्या होता है, तो ये एक प्रकार का क्या है नाम, ये गोनियो, गोनियो का मतलब होता है एंगल, और मीटर मीन्स क्या, इसको मापना, मेजरमेंट करना। तो एंगल को मापने वाले को हम क्या बोलते हैं, गोनियोमीटर बोलते हैं। तो बात करते हैं मेजरिंग ऑफ क्या है, ज्वाइंट रेंज ऑफ मोशन। गोनियोमीटर जो होता है वो मेजरिंग करता है किसको, तो ज्वाइंट रेंज ऑफ मोशन, जो बॉडी का जो ज्वाइंट्स होते हैं, लाइक क्या हम कह सकते हैं एल्बो कर सकते हैं, रिस्ट कर सकते हैं, हिप कर सकते हैं, शोल्डर कर सकते हैं, नेक ज्वाइंट कर सकते हैं। तो ये सब जो ज्वाइंट्स है बॉडी में, तो उसको ये क्या करता है, मेजर करता है। अब मेजर क्या करता है, तो उसका रेंज मेजर करता है, लाइक क्या, जो मूवमेंट हम कर पा रहे हैं, मोशन जो हो रहा है वो कितना तक हो रहा है, किस एंगल तक हो रहा है। तो इस सब को हम जानने के लिए हम क्या करते हैं, गोनियोमीटर करते हैं, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं गोनियोमेट्री, और इस इक्विपमेंट्स का नाम होता है गोनियोमीटर। तो ये दोनों जो हो गया बात क्या, गोनियोमेट्री, इस प्रोसेस को बोलेंगे गोनियोमेट्री, और ये जो इक्विपमेंट्स है इसको बोलेंगे हम गोनियोमीटर। अब बात करते हैं हम क्या, तो मेन बात करते हैं गोनियो। गोनियो जो है, गोनियो या मेट्रॉन, गोनियो और मेट्रॉन ये क्या है, तो ग्रीक वर्ड है। गोनियो मीन्स क्या होता है, तो एंगल, गोनियो का मीन्स क्या होता है, एंगल होता है, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। तो गोनियोमेट्री जो क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, इससे लिया गया, ग्रीक वर्ड से लिया गया है गोनिया, जिसका मतलब होता है एंगल, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। तो एंगल को मेजर करने वाले इक्विपमेंट्स को हम बोलते हैं गोनियोमीटर। तो ये हो गया हमारा गोनियोमीटर का इंट्रोडक्शन हो गया। अब बात करते हैं क्या, तो इवैल्यूएट ज्वाइंट मोबिलिटी, इसको हम कब करते हैं गोनियोमीटर का यूज, जब इवैल्यूएट क्या होता है, ज्वाइंट मोबिलिटी, ज्वाइंट मोबिलिटी का इवैल्यूएट हो जाने से हम इसको करते हैं। उसके बाद आइडेंटिफाई डिसफंक्शन, उसके बाद क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं डिसफंक्शन को, मतलब क्या, वो जो फंक्शन कर रहा है वो प्रॉपर वो अपने रेंज तक जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो ये सब को हम आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, गोनियोमीटर का यूज करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ट्रैक्ट करते हैं प्रोग्रेस को। एंड क्या है, जब ट्रैक्ट, प्रोग्रेस मींस क्या, उसका एंगल अगर जितना नॉर्मल रेंज होना चाहिए अगर उतना नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसको एंगल को हम क्या करते हैं, कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन को प्रोग्रेस करवाते। तो प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए भी हम गोनियोमीटर का यूज करेंगे या हेल्प लेंगे, ताकि उसी से तो पता चलेगा जब फर्स्ट पहले कितना एंगल था, अब जाकर के आफ्टर क्या है 7 डेज कितना बढ़ा है। तो ये सब को हम जानने के लिए, ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, गोनियोमीटर का यूज करते हैं। उसके बाद क्या है, एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ ज्वाइंट एंगल, एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ ज्वाइंट एंगल, जिसमें क्या आता है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन एंड रोटेशन। मेनली बॉडी में जो होता है इतना ही मूवमेंट होता है। जैसे हम कह सकते हैं मेन जो मूवमेंट होता है किसी भी ज्वाइंट को जब हम लेंगे तो उसमें क्या होगा, फ्लेक्शन एक्सटेंशन होगा ही, फ्लेक्शन एक्सटेंशन एबडक्शन एडक्शन, उसके बाद रोटेशन। तो ज्यादातर जो हमारे बॉडी में जो लार्ज ज्वाइंट है तो वो सब में क्या होते हैं, यही 5 जो है मूवमेंट्स होते हैं, एंड सरकमडक्शन, ये सब सारे मूवमेंट्स आते हैं इसमें। तो जिसमें से क्या है, ये सब को हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन को मेजर करते हैं, एबडक्शन एडक्शन को, एंड क्या है रोटेशनल मूवमेंट होता है, इसको मेजरमेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, गोनियोमीटर का यूज करते हैं या हेल्प लेते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ गोनियोमीटर की बात करते हैं। ये जो गोनियोमीटर है ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये जो है जनरली कितने होते हैं, 4 टाइप्स के गोनियोमीटर होते हैं, जिसमें से फर्स्ट क्या है, यूनिवर्सल गोनियोमीटर। एक क्या है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब क्या, ये सब जगह पे यूज किया जाता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल गोनियोमीटर द मोस्ट कॉमन फीचरिंग अ बॉडी, जिसको क्या बोलते हैं, बॉडी को क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टर बोलते हैं, स्टेशनरी आर्म
एंड मूवेबल आर्म। ये क्या है, तो यूनिवर्सल गोनियोमीटर जो होता है ये क्या होता है, जनरली इसमें क्या होता है, तो स्टेशनरी आर्म होता है और एक मूवेबल आर्म। स्टेशनरी आर्म को हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड आर्म ही बोल सकते हैं। क्या रहता है, एक आर्म फिक्स्ड रहता है और दूसरा मूवेबल आर्म रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गोनियोमीटर बोलते हैं। लाइक हम कह सकते हैं ये जो गोनियोमीटर है इसमें क्या होगा, इसी प्रकार के बहुत सारे क्या होते हैं यूनिवर्सल है गोनियोमीटर्स आते हैं। जैसे ये क्या है, प्लास्टिक बॉडी में, इसी प्रकार से स्टील बॉडी में आता है, जिसमें से क्या होता है, एक जो होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। एक क्या होता है, यहाँ पे ये जो हमारा पॉइंट होता है इसको क्या है, सेंटर पॉइंट पे ये क्या होता है, फिक्स्ड होता है। एक आर्म जो है फिक्स्ड होता है और एक क्या होता है, मूवेबल होता है। तो एक क्या है, मूवेबल आर्म होगा और एक होगा स्टेबल आर्म। तो स्टेबल आर्म होगा और एक मूवेबल आर्म होगा। तो इस प्रकार से गोनियोमीटर होता है। लाइक हम कह सकते हैं गोनियोमीटर कैसा होगा, तो इस प्रकार से ऐसे कितना होगा, तो गोनियोमीटर को मेजर करने के लिए या किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 डिग्री लेते 360 डिग्री लेते हैं। तो यहाँ से ये जो क्या है, ये जो सर्कल बना है ये कितने का है, तो एक सर्कल क्या कितने हैं, तो 360 डिग्री का ये सर्कल है, जिसमें से क्या होता है, दो आर्म होता है। एक होता है स्टेशनरी आर्म या स्टेबल आर्म और एक होता है मूवेबल आर्म। तो जिसमें से एक आर्म जो होगा, ये जो आर्म जो होगा, लाइक ये आर्म जो होगा, एक आर्म को हम रखते हैं क्या, तो एक आर्म को हम रखते हैं सेंटर पॉइंट से क्या, तो इसको रखते हैं स्टेशनरी आर्म। इसको क्या बोलते हैं, स्टेशनरी आर्म बोलते हैं। उसके बाद एक आर्म रखते हैं, ये हो गया मूवेबल आर्म। ये क्या हो गया, तो ये हो गया मूवेबल आर्म। तो एक हो गया स्टेशनरी आर्म और एक हो गया मूवेबल आर्म। और यहाँ पे क्या है, तो ये सब जो है एंगल हो गया। यहाँ पे क्या रहेगा, तो एंगल रहेगा ये सब। लाइक क्या, इसके जो पैरेलल जो होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 180 हो जाएगा। ये जो है अभी जो बनाए हैं ये कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो है एंगल बनते हैं। एंड गोनियोमेट्री जो होता है, यूनिवर्सल गोनियोमेट्री, इस प्रकार से कुछ होता है। उसके बाद बात करते हैं क्या, तो दूसरा आता है ग्रेविटी या इंक्लिनोमीटर। ग्रेविटी या इंक्लिनोमीटर ये दूसरे टाइप से क्या है, तो गोनियोमीटर्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं। क्या है, तो यूज वेटेड नीडल। इसमें क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं वेटेड नीडल वाला जो होता है वो यूज किए जाते हैं। उसके बाद फ्लूइड बबल्स यूज किए जाते हैं टू मेजर द एंगल्स रिलेटिव टू द ग्रेविटी। जो किसके रिलेटिव होते हैं, तो ग्रेविटी से रिलेटिव जो एंगल्स को क्या करते हैं, ये मेजर करते हैं। कौन सा मेजर करेगा, तो वेटेड नीडल और फ्लूइड बबल्स जो होता है ये मेजर करता है। तो ये भी एक गोनियोमीटर का ही है। गोनियोमीटर मींस क्या, हम किसी भी फील्ड में जाएंगे तो वहां पे हम एंगल को मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, गोनियोमीटर का यूज करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो हम लोग जो फिजियोथेरेपिस्ट है या ऑर्थोपेडिक्स है वही लोग जो है से गोनियोमीटर का यूज करेंगे। तो ये क्या, ये कब यूज करते हैं, ये बॉडी का जब एंगल, बॉडी का एंगल या कह सकते हैं ज्वाइंट एंगल को, हम ज्वाइंट रेंज ऑफ मोशन को मेजर करते हैं या ज्वाइंट के एंगल को जब मेजर करते हैं, तो इसके लिए ये फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिक्स या मेडिकल डिपार्टमेंट जो होते हैं वो गोनियोमीटर का यूज करते हैं। लेकिन गोनियोमीटर मींस क्या, ये एंगल को जो मेजरमेंट करने वाले जो क्या है इक्विपमेंट्स है, तो इसको कोई भी फील्ड के लोग क्या है यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं घर का भी जो एक नक्शा जो डायग्राम बनाते हैं, तो वो लोग भी क्या करते हैं, गोनियोमीटर का यूज करते हैं। उसमें भी क्या होता है, एक स्क्वायर करने के लिए हम इसका हेल्प लेते हैं। तो बात करते हैं, उसके बाद थर्ड बात करते हैं इलेक्ट्रोगोनियोमीटर। तो इलेक्ट्रोगोनियोमीटर थर्ड टाइप से इसका इलेक्ट्रोगोनियोमीटर ये क्या करता है, तो प्रोवाइड्स हाई क्या है प्रिसीजन डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट। ये क्या है, तो ये प्रोवाइड्स करता है हाई प्रिसीजन डिजिटल। ये क्या है, तो एक प्रकार का हाई प्रिसीजन डिजिटल को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। और इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट ये क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट करता है। उसके बाद फोर्थ है स्मार्टफोन एप्स। स्मार्टफोन एप्स भी आते हैं जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, कैमरा को ऑन करके और या हम कह सकते हैं जो कंपास होते हैं उसके हेल्प से हम क्या करते हैं, एंगल को मेजर करते हैं। तो लाइक कंपास के जैसे ही क्या आता है, स्मार्टफोन ऐप आते हैं जो जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसमें गोनियोमीटर की तरह वो वर्क करता है, जिससे हम कैमरे के हेल्प से हम उस एंगल को मेजर करते हैं। तो ये हो गया स्मार्टफोन
क्या है एप्स के हेल्प से जो यूटिलाइज करता है डिवाइस एक्सेलेरोमीटर्स टू एक्ट डिजिटल गोनियोमीटर। ये भी क्या है तो किसके जैसा वर्क करता है, तो एज अ डिजिटल गोनियोमीटर के जैसा ये वर्क करता है। उसके बाद कॉमन एप्लीकेशन फॉर द गोनियोमीटर। गोनियोमीटर का कॉमन एप्लीकेशन क्या है, तो कॉमन एप्लीकेशन क्या है तो फिजियोथेरेपी और ऑर्थोपेडिक्स। फिजियोथेरेपी या ऑर्थोपेडिक्स क्या करते हैं तो एसेसिंग करते हैं। एसेसिंग करने का मतलब मेजरमेंट करना। तो किसका मेजरमेंट करेंगे तो ये लोग जनरली जो है से क्या है एल्बो हो गया, नी हो गया, हिप ज्वाइंट हो गया, इस प्रकार से कोई भी हो गया, नी हो गया, एंकल हो गया, जो भी हमारे बॉडी में क्या है लार्ज जो ज्वाइंट है उसके एंगल को मेजरमेंट करने के लिए ये जो है फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिक्स जो होते हैं वो यूज करते हैं। उसके बाद आता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या होता है, ये भी मेजरिंग करता है किसको, फिंगर एंड रिस्ट रेंज ऑफ मोशन। रिस्ट एंड फिंगर्स का जो पीआईपी है, डीआईपी है या इंटरफ्लेंजियल ज्वाइंट हो गया, मेटाकार्पल फ्लेंजियल ज्वाइंट, ये सब जो भी ज्वाइंट होता है, एमसीपी ज्वाइंट हो गया, आईपी, डीआईपी, पीआईपी, ये सब जितने सारे स्मॉल ज्वाइंट्स होते हैं इसको मेजरमेंट करने के लिए ये जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी होते हैं ये भी इसका यूज करते हैं। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल या साइंटिफिक। इंडस्ट्रियल एरिया में जो भी वर्क करते हैं वो लोग भी, जैसे हम बोल सके एक इंडस्ट्रियल करने का मतलब कहीं भी वो अगर सिविल अगर वर्क हो रहा है तो वहां पर भी इसका यूज किया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल पे या साइंटिफिक फॉर्म में भी इसका यूज किया जाता है। जैसे सरफेस टेंशन एंड एक्सरे क्या है डिफ्रेक्शन। तो एक्सरे डिफ्रेक्शन एंड सरफेस टेंशन के लिए हम क्या करते हैं इंडस्ट्रियल या साइंटिफिक तौर पे इसका हम यूज करते हैं गोनियोमीटर का। लेकिन हम लोग जो यहाँ बात करेंगे वो किसका बात करेंगे तो फिजियोथेरेपी एंड ऑर्थोपेडिक्स या कह सकते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी। जनरली तीन की बात करेंगे यहाँ पे। फिजियोथेरेपिस्ट क्यों यूज करते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्यों यूज करते हैं एंड ऑर्थोपेडिक्स क्यों यूज करते हैं, तो इसके लिए हम बात करेंगे क्या। तो नेक्स्ट बात करते हैं प्रिकॉशन वाइल द यूजिंग गोनियोमीटर। क्या है जब क्या है हम गोनियोमीटर को यूज करते हैं तो उस टाइम क्या प्रिकॉशन फॉलो करना चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो उसके लिए हम प्रिकॉशन क्या क्या फॉलो करेंगे। तो उसके लिए पेशेंट शुड बी इन द लूज क्लॉथ्स और द क्लॉथ्स शुड बी पॉसिबल। जितना इसमें कहा जाता है कि जो जब गोनियोमीटर का जब हम यूज करेंगे तो मान लीजिए लाइक ये क्या है एल्बो ज्वाइंट, तो एल्बो ज्वाइंट के हम क्या करेंगे एंगल को जब मेजरमेंट करेंगे तो यहाँ का क्लॉथ जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए तो लूजेज होना चाहिए, ताकि क्या है वो जो है से सेल्फ क्या कर सके या कर सकते पैसिवली एक्टिवली जो भी रेंज ऑफ मोशन है उसको क्या है वो आसानी पूर्वक क्या है रेंज को कंप्लीट कर सके, ताकि उसमें किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन ना आए क्लॉथ की वजह से। तो इसके लिए हम क्या करवाएंगे, हम क्लॉथ को बिल्कुल क्या करेंगे वहां पे लूज करवाएंगे। उसके बाद पेशेंट शुड बी एनी रिलैक्स्ड मैनर। उसका मैनर जो होना चाहिए वो किसी भी तरह से क्या होना चाहिए रिलैक्स्ड होना चाहिए। तो रिलैक्स्ड मैनर में ही क्या है सब चीज पॉसिबल है। उसके बाद क्या है थर्ड क्या है तो देयर शुड बी नो एनी ऑब्स्ट्रक्शन। उसके बाद कह रहा है कि जी यहाँ पर जो है जब रेंज ऑफ मोशन को जब हम चेक करेंगे या देखेंगे तो वहां पर किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए। ऑब्स्ट्रक्शन लाइक क्या तो एक्सटर्नल ऑब्स्ट्रक्शन। एक्सटर्नल ऑब्स्ट्रक्शन करने का मतलब जो क्लॉथ्स हो गया या कुछ भी एनी जो भी कुछ हो गया तो वो सब नहीं होना चाहिए। इंटरनल तो हो सकता है टेंडेनाइटिस हो सकता है, बर्साइटिस हो सकता है, एनी कुछ भी हो सकता है, पेन की वजह से वो रेंज ऑफ मोशन को नहीं कर रहा है, तो इंटरनली कुछ भी हो सकता है बट एक्सटर्नली जो है यहाँ पर किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। उसके बाद इनिशियली शुड बी नॉन एनी नॉर्मल इन 0 डिग्री। यहाँ पे क्या है जो शुरुआती में क्या है तो देखा जाता है क्या है तो नॉर्मल कितना होना चाहिए 0 डिग्री का शुरुआती में हम फोकस करेंगे जो 0 डिग्री कहां से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद क्या है थेरेपिस्ट शुड बी एक्सप्लेन रेंज ऑफ मोशन ऑफ द ज्वाइंट। उसके बाद गोनियोमेट्री करने टाइम जो होते हैं वो थेरेपिस्ट को बिल्कुल क्लियर आउट करना चाहिए जो रेंज ऑफ मोशन किस ज्वाइंट का कितना होता है और कैसे किया जाता है, ये सब को उसको आइडेंटिफाई करके उसको बताना होता है। तो ये सब जो है से प्रिकॉशन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। उसके बाद स्टेबल आर्म शुड बी प्लेस्ड ऑन द प्रोक्सिमल सेगमेंट ऑफ द ज्वाइंट।
इसमें जो है स्टेबल आर्म कहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, एक स्टेबल आर्म होता है और एक मूवेबल आर्म होता है। तो मूवेबल आर्म को और स्टेबल आर्म को कहां पर कैसे प्लेस्ड किया जाता है, ये सब प्रैक्टिकली करने का चीज है। तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं क्या है, तो स्टेबल आर्म, तो स्टेबल आर्म को हमेशा हम कहाँ रखेंगे, तो प्रोक्सिमल क्या है, सेगमेंट पे रखेंगे। तो प्रोक्सिमल सेगमेंट पे हम इसको प्लेस्ड करेंगे ऑफ द ज्वाइंट, ज्वाइंट का जो प्रोक्सिमल सेगमेंट होगा, लाइक हम कर सकते हैं ये जो एल्बो ज्वाइंट है, तो एल्बो ज्वाइंट का प्रोक्सिमल सेगमेंट क्या होगा, तो आर्म होगा। तो आर्म पे हम क्या करेंगे, फिक्स्ड आर्म जो होते हैं उसको हम प्लेस्ड करेंगे, फिक्स्ड आर्म, या हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या है, स्टेबल आर्म या स्टेशनरी आर्म। तो ये सब ये इसको हम कहां पे आर्म पे फिक्स करेंगे। एंड क्या है, मूवेबल आर्म को कहां पर रखेंगे, तो हमारा जो मूवेबल आर्म होता है वहां पे मूवेबल आर्म को प्लेस करेंगे। जो हमारा क्या है, आर्म मूव करेगा या पार्ट्स मूव करेगा वहां पे मूवेबल आर्म को प्लेस्ड करेंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, मेजरमेंट किया जाता है। उसके बाद मूवेबल आर्म शुड बी मूव अलोंग विथ द डिजिटल पार्ट ऑफ द ज्वाइंट। ये जो मूव करेगा किसके अलोंग, तो डिजिटल पार्ट ऑफ द ज्वाइंट। इसके लाइक हम बता सकते हैं कि ये एक हो गया क्या, तो हमारा ये जो हो गया एल्बो ज्वाइंट पे ऐसे हम इसको प्लेस्ड करेंगे, तो फिक्स कर देंगे इसको क्या, तो स्टेशनरी आर्म को स्टेबल आर्म पे फिक्स करेंगे और मूवेबल आर्म पर मूवेबल आर्म को फिक्स करेंगे। और इस प्रकार से हम रेंज ऑफ मोशन को चेक करेंगे। और यहाँ पे क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री में हम क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं, जो उसका क्या है, ज्वाइंट रेंज ऑफ मोशन कितना है, या ज्वाइंट एंगल कितना बना रहा है, पैसिवली कितना बना रहा है, एक्टिवली कितना बना रहा है। तो ये सब को हम क्या करते हैं, मेजर करने के लिए हम ये गोनियोमेट्री को जानते हैं। तो गोनियोमेट्री को जानने के लिए बहुत सारे क्या होते हैं, पोस्ट प्लास्टर जो होते हैं या पोस्ट सर्जिकल होते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जिसमें क्या होता है, पेशेंट का जो है वो रेंज ऑफ मोशन पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है या मूव नहीं कर पाता है, बहुत परेशानी होता है। तो उसके में हम क्या करते हैं, इसका हेल्प लेते हैं गोनियोमीटर को। क्यों, तो पेशेंट को सेटिस्फेक्शन के लिए हम उसको क्या करते हैं, उस टाइम मेजर करके हम बताते हैं जो आपका एल्बो ज्वाइंट का रेंज ऑफ मोशन अभी जो है 90 डिग्री है। आफ्टर फिजियोथेरेपी हम उसको 7 डेज जब देंगे तो उसके बाद उसका रेंज ऑफ मोशन उसके एक सप्ताह के बाद मेजर करके बताएंगे। जो अब क्या है, तो 90 से कितना चला गया, तो 90 से मान लीजिए 120 डिग्री चला गया, कितना, तो आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 1 वीक कितना चला गया, तो 120 चला गया। तो ये सब दिखाने के लिए हम गोनियोमेट्री का हेल्प लेते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद अब बात करते हैं नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन ऑफ द ज्वाइंट। ज्वाइंट जो बॉडी के जो ज्वाइंट्स होते हैं मेनली, उसका नॉर्मल रेंज क्या होता है, तभी तो हम जानेंगे जो गोनियोमेट्री करेंगे। लाइक क्या हम कह सकते हैं, एल्बो का फ्लेक्शन, तो एल्बो का फ्लेक्शन कितना होगा, तो 130 होगा, 140 होगा या 150 भी होगा। तो ये सब हम जब जानेंगे तभी तो मेजर कर पाएंगे और कितना इसका होना चाहिए। लाइक क्या कोई पेशेंट आया, कितना हो रहा है, तो उसका कितना हो रहा है, तो उसका 110 हो रहा है, मतलब 110 हो रहा है, 110 डिग्री उसका क्या है, एल्बो का फ्लेक्शन है। तो और कितना हो सकता है, तो 1 और कितना हो सकता है, तो 10 डिग्री 20 डिग्री ऐसे करके कुछ जो बचेगा उस कॉम्प्लिकेशन को क्या करेंगे, क्लियर आउट करेंगे। पीटी फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं क्लियर आउट करेंगे। तो इसके लिए हम बात करते हैं नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन ऑफ द ज्वाइंट। ज्वाइंट के जो नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन होते हैं उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट आता है नेक ज्वाइंट। नेक ज्वाइंट से शुरू करते हैं। तो नेक ज्वाइंट जिसका क्या है, तो अटलांटो ऑसिपिटल ज्वाइंट और अटलांटो एक्सियल ज्वाइंट। तो अटलांटो एक्सियल एंड अटलांटो ऑसिपिटल ज्वाइंट होते हैं, जिसका मूवमेंट कितना होता है, तो फ्लेक्शन का मूवमेंट होता है 45 डिग्री। तो नेक ज्वाइंट का ये जो फ्लेक्शन मूवमेंट, ये जो हम क्या करते हैं, डाउनवर्ड जो हम क्या करते हैं, हेड को करते हैं, तो इसका नेक का क्या है, फ्लेक्शन मूवमेंट। तो इसका डिग्री कितना होता है, 45 डिग्री। उसके बाद एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मीन्स क्या, अपवर्ड जब हम करेंगे हेड को तो वहां पे क्या हो जाएगा, 45 डिग्री का। सेम फ्लेक्शन और एक्सटेंशन 45 डिग्री का बनेगा। उसके बाद लैटरल फ्लेक्शन। उसके बाद लैटरल फ्लेक्शन, ये जो फ्लेक्शन कर रहे हैं ये क्या है, लैटरल है। ये क्या है, लैटरल है। तो राइट साइड या लेफ्ट साइड जो फ्लेक्शन करेंगे लैटरल, उसका डिग्री कितना होगा, तो इसका भी डिग्री 45 डिग्री ही होगा। उसके बाद रोटेशन। उसके बाद रोटेशन का कितना होगा, तो 60 डिग्री। रोटेशन करने का मतलब ये मूवमेंट,
तो ये मूवमेंट का क्या है, तो एंगल है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री, तो ये सब को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, गोनियोमीटर का हेल्प कर लेते हैं, गोनियोमीटर का। उसके बाद है शोल्डर ज्वाइंट। शोल्डर ज्वाइंट भी पता होगा, जिसको बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट भी कहा जाता है या ग्लेनोहिमरल ज्वाइंट कहा जाता है, ये होते हैं शोल्डर ज्वाइंट। तो इसका फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो भी होगा, इसका हम क्या है, तो डिग्री जानेंगे कि कितना एंगल होता है। तो इसका फ्लेक्शन, एफ मींस क्या है, फ्लेक्शन, ई मींस क्या, तो एक्सटेंशन, ए बी मतलब एबडक्शन, ए डी मींस क्या, तो एडक्शन, एम आर मतलब मीडियल रोटेशन, एल आर मतलब लैटरल रोटेशन। तो ये सब शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे हम लिखे हैं, लेकिन इसको क्या है समझना। एफ का मतलब क्या है, फ्लेक्शन, ई का मतलब है एक्सटेंशन, तो ए बी का मतलब है एबडक्शन, ए डी का मतलब है एडक्शन। तो ये सबको समझना है। तो इसका फ्लेक्शन जो होता है शोल्डर ज्वाइंट का 180 डिग्री होता है। जैसे कह सकते हैं, यहां से हम क्या करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट हमारा ऊपर तक सीधा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 180 डिग्री का ये फ्लेक्शन होता है। उसके बाद एक्सटेंशन जो होता है, वो एक्सटेंशन होता है, जैसे हाइपर एक्सटेंशन में 60 डिग्री चला जाएगा, नहीं तो एक्सटेंशन मूवमेंट किसी भी ज्वाइंट का कितना होता है, 0 होता है। उसके बाद क्या है, तो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, उसके बाद एबडक्शन। एबडक्शन करने का मतलब ये भी सेम होगा, कितना, तो 180 होगा। लाइक ऐसे हम जब ऊपर तक राइज करेंगे तो 180 डिग्री का एबडक्शन होगा। जबकि एडक्शन, एडक्शन मींस क्या, तो बॉडी के तरफ, क्या है, टुवार्ड द बॉडी, बॉडी के तरफ जब हम लाएंगे तो क्या है, एडक्शन मूवमेंट होगा। तो एडक्शन मूवमेंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है 30 to 45 डिग्री, बट यहाँ पे क्या होता है, एडक्शन मूवमेंट जो होता है वो 0 डिग्री होता है। तो 0 डिग्री, या बुक डिफरेंट थोड़ा बहुत एंगल लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे जनरली हम इसको एक एवरेज लेकर के चलेंगे। उसके बाद मीडियल रोटेशन, मीडियल रोटेशन कितना होता है, तो 70 डिग्री होता है। लैटरल रोटेशन कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। मीडियल रोटेशन को हम इंटरनल रोटेशन भी बोलते हैं और लैटरल रोटेशन को एक्सटर्नल रोटेशन भी बोलते हैं। तो इसका यहाँ पे दो नाम होता है। अगर कहीं भी मीडियल रोटेशन नहीं लिख करके इंटरनल रोटेशन लिख देगा और कहीं भी लैटरल नहीं लिख करके एक्सटर्नल रोटेशन लिख देगा, या कोई पूछ भी सकता है जो हमारा शोल्डर ज्वाइंट का जो है से मीडियल रोटेशन का कितना होता है, या लैटरल रोटेशन या एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशन का कितना डिग्री होता है। तो ये हो गया। उसके बाद से थर्ड है क्या, तो एल्बो ज्वाइंट। एल्बो ज्वाइंट में दो ही मूवमेंट पॉसिबल होता है, एक होता है फ्लेक्शन और एक होता है एक्सटेंशन। और उसके बाद फोर आर्म में दो ज्वाइंट बनाते हैं, जैसे क्या होता है, प्रोक्सिमल क्या है, रेडियो अल्नर ज्वाइंट और डिजिटल रेडियो अल्नर ज्वाइंट, जिसमें सुपाइनेशन और प्रोनेशन क्या होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं। तो एल्बो ज्वाइंट का फ्लेक्शन कितना होता है, 150 डिग्री, 150 डिग्री क्या होता है इसका फ्लेक्शन होता है। एक्सटेंशन बोले तो 0 डिग्री। किसी भी ज्वाइंट का एक्सटेंशन मूवमेंट क्या होता है, 0 डिग्री होता है। अगर हाइपर एक्सटेंशन करते हैं या हाइपर फ्लेक्शन करते हैं तभी जाकर के उसका डिग्री जो है से नॉर्मल से ज्यादा बढ़ता है। उसके बाद सुपाइनेशन कितना होगा, तो 80 डिग्री एंड सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन कितना होगा, 80 डिग्री होगा। उसके बाद बात करते हैं लास्ट रिस्ट ज्वाइंट। तो रिस्ट ज्वाइंट में भी कितने होते हैं, 4 मूवमेंट होते हैं। लाइक क्या, तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन, उसके बाद अल्नर डेविएशन, उसके बाद रेडियल डेविएशन। तो ये सब जो हो गया, ये हो गया रिस्ट ज्वाइंट का मूवमेंट, जिसका फ्लेक्शन होता है 80 डिग्री, एक्सटेंशन होता है 70 डिग्री, रेडियल डेविएशन होता है 20 डिग्री और अल्नर डेविएशन होता है 30 डिग्री। तो ये हो गया एल्बो ज्वाइंट मींस क्या, अपर एक्सट्रीमिटी का ओवरऑल क्या होता है, ज्वाइंट रेंज ऑफ मोशन। मैंने क्लियर कर लिया। अब ये सब जो है स्मॉल ज्वाइंट है, तो ये सब का बात नहीं कर रहा है, लेकिन जो लार्ज ज्वाइंट है, जैसे ये हो गया रिस्ट ज्वाइंट हो गया, एल्बो ज्वाइंट हो गया, शोल्डर ज्वाइंट हो गया एंड नेक ज्वाइंट हो गया। तो ये क्या हो गया, अपर ज्वाइंट का रेंज ऑफ मोशन क्लियर। उसके बाद बात करते हैं लोअर एक्सट्रीमिटी। तो लोअर एक्सट्रीमिटी में हिप ज्वाइंट की बात करते हैं, जिसमें कितने होते हैं, 7 मूवमेंट्स होते हैं, या 6 या 7 मूवमेंट्स कर सकते हैं, जैसे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन। तो फ्लेक्शन होगा कितना, तो 120 डिग्री, एक्सटेंशन होगा तो कितना, 30 डिग्री। उसके बाद एबडक्शन होगा 45 डिग्री, एबडक्शन होगा 30 to 0 डिग्री। उसके बाद इंटरनल रोटेशन 40 डिग्री, उसके बाद एक्सटर्नल रोटेशन 45 डिग्री। तो ये हो गया हमारा हिप ज्वाइंट का जो है से मूवमेंट हो गया। उसके बाद इस सरकमडक्शन की बात करेंगे, तो सरकमडक्शन में कितना हो जाएगा, तो सरकमडक्शन कहीं भी कितना होगा, तो 360 डिग्री होगा। अगर शोल्डर का ही हम सरकमडक्शन करेंगे तो कंप्लीट कितना होगा, तो 360 डिग्री का ये सरकमडक्शन होता है। उसके बाद क्या है,
नी ज्वाइंट में कितने मूवमेंट, तो 2 मूवमेंट किया। तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, क्यों, तो क्योंकि ये हिंज टाइप का ज्वाइंट होता है हमारा, एल्बो ज्वाइंट और नी ज्वाइंट। तो हिंज टाइप के ज्वाइंट्स में 2 ही मूवमेंट पॉसिबल होते हैं, एक होते फ्लेक्शन और एक होते एक्सटेंशन। तो फ्लेक्शन इसका जो होगा वो कितना होगा, 135 डिग्री होगा, और एक्सटेंशन जो होगा वो 0 होगा। मैंने क्या बोला, शुरू में ही बोला कि किसी भी ज्वाइंट का एक्सटेंशन जो होगा वो 0 डिग्री होगा, फ्लेक्शन जो भी हो, एबडक्शन एडक्शन जो भी हो, लेकिन जो है एक्सटेंशन और एडक्शन जो है वो 0 डिग्री होगा। हाइपर में जब हम ले जाएंगे तब जाकर के इसका डिग्री जो है 0 से कुछ और हो सकता है। उसके बाद एंकल ज्वाइंट में भी कितने होते हैं, 4 मूवमेंट होते हैं। 4 मूवमेंट जैसे डॉर्सी फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन। तो प्लांटर फ्लेक्शन मींस क्या, पाम जो होता है नीचे की तरफ वाला जो प्लांटर सरफेस होता है पैर का, मैंने एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, ये जो क्या है पैर का सोल होता है, सोल या प्लांटर सरफेस होता है, तो उस तरफ जो मूवमेंट होगा उसको हम बोलेंगे प्लांटर फ्लेक्शन। उसका डॉर्सल का मतलब क्या होता है, डॉर्सल सरफेस जो होता है उस तरफ जो फ्लेक्शन मूवमेंट होगा तो उसको बोलेंगे डॉर्सी फ्लेक्शन। उसके बाद इवर्जन एंड इनवर्जन। तो ये 4 मूवमेंट्स होते हैं जिसका डिग्री एंगल जानेंगे हम। तो डॉर्सी फ्लेक्शन जो होता है वो 20 डिग्री होगा। उसके बाद जो है से क्या है, प्लांटर फ्लेक्शन 45 टू 50 डिग्री होगा। उसके बाद इन्वर्जन जो होगा वो कितना होगा, 30 टू 35 डिग्री। उसके बाद इन्वर्जन जो होगा वो 15 टू 20 डिग्री होगा। तो ओवरऑल मैंने इस क्या है नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन में पूरे बॉडी का क्या है ज्वाइंट का बात कर लिया, जो लार्ज ज्वाइंट होते हैं उसका बात कर लिया। उसके बाद स्मॉल ज्वाइंट्स बहुत सारे होते हैं बॉडी में, तो उसका मैंने यहाँ पे बात नहीं किया जाता है। जो भी कॉम्प्लिकेशन देखे जाते हैं वो जनरली जो है नेक, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, हिप, नी यही सब में देखे जाते हैं, इसलिए मैंने इसके नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन की बात किया है। उसके बाद प्रिकॉशन क्या क्या फॉलो करना चाहिए गोनियोमेट्री करने टाइम, इस पे इसका बात किया है। उसके बाद टाइप्स ऑफ गोनियोमीटर की बात किए हैं। उसके बाद क्या होता है एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ एंगल, इसमें क्या क्या होता है इसकी बात की है। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ गोनियोमीटर की बात की है। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड किसी प्रकार का अगर डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे।